मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके पास अध्याय नंबर 2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जीव विज्ञान के प्रथम भाग आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन अध्याय 2 का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, लाइक करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको लग रहा हो कहीं पर भी कुछ करेक्शन करने की, कुछ संशोधन करने की, कुछ अच्छा करने की, आप सुझाव जरूर दें। कल मुझे एक सुझाव आया कि जो आप हेडिंग डालते हो इंग्लिश मीडियम का डाल रहे हो, हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हमने उसको हिंदी मीडियम में कर दिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम का फॉन्ट मुझे राइटिंग में नहीं आ रहा था, तो मैंने सीख लिया है, वो कर दिया है। अब आगे से आपके पास में हिंदी मीडियम का नाम लिखा जाएगा। हालांकि मैं वीडियो की जो हेडिंग डाल रहा हूँ उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि हर जगह पर आपके पास में वहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये CBSE का है या RBSE का है या कॉम्पिटिटिव क्लास का है, तो उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव क्लास लिख रहा हूँ। तो आज आपका मेरे YouTube चैनल HR होटलिया ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 था आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। सामान्य रूप से अगर हम बात करें आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की, तो कल मैं आपसे डिस्कस कर चुका था और उसमें विशेष रूप से सबसे पहले पुष्प के विभिन्न भाग, उसके बाद में दूसरा नर जननांग के बारे में अपनी बात चल रही थी। नर जननांग में विशेष रूप से सबसे पहला था पुंकेसर, या जिसको आप बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। उसके बाद में आपने कहा था कि परागकोश या लघु बीजाणु पर्ण में परागकोश की संरचना की बात हो गई थी अपनी। उसके बाद में उसके जस्ट बाद अगला था लघु बीजाणु जनन। यहाँ पर अपनी बात चल रही थी, तो ये आज आपके पास में अध्याय 2 का भाग 2 होगा। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन है क्या? लघु बीजाणु जनन का मतलब ये होता है कि आपके पास में पाए जाने वाले यह वो भाग है जहाँ पर विशेष रूप से अगर अपन बात करेंगे तो आप ये कहोगे कि आवर्त बीजी पादपों के नर युग्मक के बनने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष रूप से परागकण का निर्माण होता हो, और परागकण को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम सबसे पहले लघु बीजाणु जनन के रूप में जोड़ते हैं। तो आप ये कहोगे सबसे पहली कोशिका होती है PMC, पराग मात्र कोशिका या पोलन मदर सेल, जो 2n अवस्था में है, द्विगुणित रूप में है। इस द्विगुणित कोशिका में सबसे पहले, एक्चुअल वर्ड तो आपको बुक के थ्रू जाओगे तो ये मिलेगा, सबसे पहले होती है प्रसूतक कोशिका आर्सीपोडियल सेल। इस प्रसूतक कोशिका में पहला विभाजन परिणत विभाजन होगा, और उस परिणत विभाजन की फलस्वरूप कौन सा विभाजन होगा? बोलो, परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन से 2 स्तर बन जाएंगे इस प्रकार से। ये आपके पास में विभाजन परिणत है कोशिका के साथ में पेरिक्लाइनल डिवीजन है, ये बाहर का भाग, ये आंतरिक भाग है। बाह्य भाग से अध्यावरण या आवरण का निर्माण होगा। अंत भाग को बीजाणुजन कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यूज कहेंगे। तो प्रसूतक कोशिका में परिणत विभाजन हुआ जिससे 2 भाग बने, एक अध्यावरण का निर्माण करेगा, एक बीजाणुजन स्पोरोजीनियस टिश्यूज के नाम से जाना जाएगा। इस वाले प्रसूतक वाले बीजाणुजन की पहली कोशिका होती है वो PMC है। इसको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे बताओ? पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल, जो कोशिका द्विगुणित है। ये पाई जाने वाली जो पराग मात्र कोशिका जो द्विगुणित है, इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? बोलो, अर्धसूत्री
विभाजन, और इस असूत्री विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहला कार्य ये होगा कि यहाँ पर बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या 4 होगी और बनने वाली प्रत्येक कोशिका अगुणित होगी, यानी प्रत्येक कोशिका n अवस्था में पाई जाएगी, अगुणित रूप में पाई जाएगी। इनको हम लोग कहते हैं 4 आपके पास में लघु बीजाणु। क्या कहेंगे बताओ? 4 बनने वाले लघु बीजाणु होंगे। चारों की चारों कोशिकाएं लघु बीजाणु के नाम से जानी जाती है। चारों कोशिकाएं लघु बीजाणु हैं और इसको दूसरे शब्दों में चतुष्क लघु बीजाणु कह सकते हो, टेट्राड। अब बात यह है कि पाए जाने वाले ये चारों लघु बीजाणु एक विशेष संरचना, यानी इन चारों लघु बीजाणुओं के बीच में एक विशेष भाग है जो इनको जोड़ के रखता है, यानी लघु बीजाणुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जो इनको जोड़ने का काम करता है। उस रसायन को हम लोग बोलते हैं कैलोज। बोलो क्या बोलेंगे? कैलोज। कैलोज एक रसायन है जो लघु बीजाणुओं के मध्य इनको जोड़ने का कार्य करता है, जिससे ये जुड़े रहते हैं। चारों लघु बीजाणु अगुणित रूप में होंगे और लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा, न्यूनकारी विभाजन होगा, एक ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पर पराग मात्र कोशिका होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 लघु बीजाणु बनेंगे, कैलोज से जुड़े रहेंगे, चतुष्क रूप में पाए जाएंगे और इनको लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि बनने वाला जो लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणु 4 है, चारों एक साथ पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की संरचना से आपस में ये लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं। जुड़ने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणु का विन्यास पाया जाता है, लघु बीजाणुओं का एक व्यवस्था क्रम पाया जाता है। लघु बीजाणु 4 है, चारों आपके पास में 5 प्रकार से विन्यासित हो सकते हैं। सबसे पहला समद्विपार्श्विक या चतुष्फलकीय रूप में हो सकते हैं, या टी आकार में हो सकते हैं, या रेखिक आकार में हो सकते हैं, या ये क्रॉसित रूप में भी पाए जा सकते हैं। आई मीन द 4 माइक्रोस्पोर इज देयर। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर अपने पास में 4 है और चारों लघु बीजाणु एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रूप में विन्यासित होते हैं, जिसमें समद्विपार्श्विक रूप में हो सकते हैं, चतुष्फलकीय रूप में हो सकते हैं, टी आकार में हो सकते हैं, रेखिक आकार में हो सकते हैं और क्रॉसित आकार में हो सकते हैं। चतुष्फलकीय जैसे ये आपके पास में चारों इस प्रकार से पाए जा सकते हैं। चतुष्फलकीय इस प्रकार से हो सकता है और इसके साथ में समद्विपार्श्विक की बात आती है तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, एक इसके पीछे आ जाएगा। टी आकार में 2 ऊपर रहेंगे और 2 नीचे लंबाई के रूप में व्यवस्थित होंगे। रेखिक में चारों एक सीधी रेखा में 180 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित होते हैं, रेखिक क्रम है। और क्रॉसित में ये इस प्रकार से पाए जाएंगे। तो कुल मिला के 2 इनके पीछे रहेंगे। तो ये आपके पास में लघु बीजाणुओं का विन्यास और व्यवस्था क्रम है। अगली बात आती है हमारे पास में लघु बीजाणुओं के व्यवस्था क्रम और विन्यास के पश्चात सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि लघु बीजाणु कोशिकाओं के साथ में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो वसा का जमाव होता है। वसा के जमा होने के कारण लघु बीजाणुओं के साथ में, और लघु बीजाणु विशेष रूप से आगे बढ़ेंगे, वो परागकण में बढ़ेंगे, तो उनके साथ में वसा के जमाव की संरचना को प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय कहते हैं। और ये प्रोयूबिस्काय एक रसायन आता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलेनिन एक रसायन आता है। स्पोरोपोलेनिन रसायन और प्रोयूबिस्काय ये आपस में मिलकर के यूबिस्काय में बदल जाते हैं। किसमें बदलेंगे बताओ? यूबिस्काय में। फर्स्ट ऑफ ऑल वसा का जमाव प्रोयूबिस्काय, और ये प्रोयूबिस्काय किसके साथ मिलता है? स्पोरोपोलेनिन के साथ। और स्पोरोपोलेनिन के साथ मिलने से यही संरचना किसमें बदल जाती है? यूबिस्काय में बदल जाती है। अगला केस हमारे पास में कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो एंथर
लघु बीजाणुपर्ण, परागकोश जिसको तुम कहते हो, उसका प्रस्फुटन, परागकोश का प्रस्फुटन, यानी मैंने आपसे कहा था कि परागकोश में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको अंतः स्तर कहते हैं, एंडोथीसियम के नाम से जाना जाता है, और ये विशेष रूप से अल्फा सेलुलोज से बना होता है। बोलो किससे बना है? अल्फा सेलुलोज। जल की कमी और अधिकता के आधार पर कोशिकाएं फूलती और फूलती है, जिससे परागकोश होता है उनकी पालियां इस प्रकार से अंदर हो जाएगी और वो परागकोश टूट जाएगा, परागकण उसके अंदर मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से परागकणों के मुक्त होने की प्रक्रिया को ही परागकोश का प्रस्फुटन कहते हैं, डिकेइंग ऑफ द एंथर कहते हैं, जो 4 प्रकार से हो सकता है। वो अनुप्रस्थ प्रकार से हो सकता है, वो आपके पास में अनुदैर्घ्य प्रकार से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म हो सकता है, ट्रांसफर फॉर्म हो सकता है, कई बार वो आपके पास में क्रॉसित रूप में भी टूट सकता है, और कई बार उसका टूटना लंबवत रूप में भी पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से परागकोश प्रस्फुटित होगा, और परागकोश के प्रस्फुटित होते ही वहां से परागकण मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बात यह कि परागकण कहां से आए, तो अब आपका आंसर सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु जो अगुणित है, ये लघु बीजाणु ही परागकण के लिए आधारी और मात्र कोशिका है, अर्थात लघु बीजाणु से ही वापस बनेगा कौन? परागकण का निर्माण होगा। परागकण का निर्माण किससे होगा? लघु बीजाणु से। परागकण एक नर युग्मोद्भिद संरचना है, मेल गैमेटोफाइट संरचना। क्लियर? वापस बोल रहा हूं, लघु बीजाणु जो चतुष्क रूप में थे उनके बीच में पाया जा रहा था कैलोज। वो कैलोज घुलेगा और उस कैलोज के घुलते ही हमारे पास में पाई जाने वाली विशेष संरचना लघु बीजाणु किसमें परिवर्तित हो जाएगा? परागकण में। तो नाउ दिस टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट, हम वापस बात करेंगे कि लघु बीजाणु परागकण में कैसे परिवर्तित हुआ। चेक करें, सबसे पहला हमारे पास में ये लघु बीजाणु है, या यहां पर आपके पास में आप हेडिंग डाल सकते हो कि पाया जाने वाला लघु, या सीधा बोलो नर युग्मक या परागकण, सीधा ही लिखो, आपके पास में परागकण लिखो, परागकण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण का परिवर्धन कैसे होगा सुन लीजिए। सबसे पहले ये एक लघु बीजाणु है और ये इसका केंद्रक है, और यहां पर इसमें पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य। यहां पर ये संरचना सीधे ही आपके पास में, यहां आप लिख दोगे, पहले लघु बीजाणु लिखोगे, ये है लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु में पहले ये कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी, और आपको खुद को पता है कि पादप की जितनी भी कोशिकाएं होती है, जैसे ही कोशिका का आकार बढ़ता है तो रिक्तिका का आकार कोशिका द्रव्य में बढ़ जाता है, और रिक्तिका के आकार के बढ़ते ही यहां पर पाया जाने वाला जो केंद्रक है वो भित्ति की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसके बाद अगला केस, इसके अंदर केंद्रक विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बताओ? केंद्रक विभाजन। इस केंद्रक विभाजन के संदर्भ में बात करेंगे तो बिल्कुल समसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ पर ये आपके पास में ये केंद्रक, और इस प्रकार से केंद्रकों का विभाजन हो जाएगा। इन केंद्रकों के विभाजन के बाद एक ही कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक केंद्रक मध्य में आ जाएगा और एक केंद्रक होगा वो भित्ति की तरफ प्रतिस्थापित हो जाएगा। लेकिन पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जहां कहीं पर भी कोशिका का विभाजन होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन तो होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, देयर इज द इर्रेगुलर डिवीजन, असमान प्रकार का विभाजन होगा। इस असमान प्रकार के विभाजन से एक तो आपके पास में छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका जिसमें रिक्तिका भी रहेगी। इस प्रकार से ये आपके पास में कितने कोशिका की संरचना हो जाएगी? 2 कोशिका। यही 2 कोशिका की संरचना इसके साथ में इस प्रकार से रहेगी, एक इसके साथ में छोटी कोशिका, एक इसके साथ में बड़ी कोशिका,
यहाँ पर उसके साथ में रिक्ति का और उसके साथ में चारों तरफ विशेष प्रकार के आवरण युक्त संरचना बन जाती है, और इस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे परागकण कहते हैं। अर्थात लघु बीजाणु से हमारे पास में जो संरचना बनी है वो है परागकण। परागकण का परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर पाए जाने वाला परागकण की प्रत्येक कोशिका भी अगुणित होगी। ध्यान से नोट कर लेना, अगुणित प्रकार की होगी। तो ध्यान दें वापस, सबसे पहला लघु बीजाणु, केंद्रक विभाजन, दो केंद्रक, एक भित्ति की तरफ और एक मध्य में, कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन, दो कोशिकाएं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका जो बनती है वो कहलाएगी कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल कहलाएगी, और दूसरी जो छोटी कोशिका और भित्ति की तरफ रहती है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका बोलेंगे, बोलो, जनन कोशिका। तो एक तो हुई कायिक कोशिका और एक हुई जनन कोशिका, और इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, और इस प्रकार की संरचना को परागकण कहते हैं। और परागकण की प्रत्येक कोशिका होती है वो अगुणित रूप में पाई जाती है। अगेन चेक करें वापस। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है परागकण की संरचना। सामान्यतः किसी भी कोशिका से, जो भी पादप कोशिका है, उसमें जब लघु बीजाणु मुक्त होता है, वो लघु बीजाणु परागकण में परिवर्तित होने के बाद ही मुक्त होता है। लगभग 80% आवर्त बीजीय पादपों के अंदर पाया जाने वाला जो परागकण है वो परागकण मूलतः दो कोशिकीय रूप में ही मुक्त होता है। दो कोशिकीय रूप, और उन दो कोशिकीय रूप में दो कोशिकाएं हैं, एक बड़ी कोशिका जो कायिक कोशिका, जो छोटी कोशिका है वो आपके लिए कहलाएगी कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। एक कायिक और एक कौन सी बताओ, जनन कोशिका। इस प्रकार से आवर्त बीजीय पादपों में लघु बीजाणु से परागकण परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने के बाद में ये दो कोशिकीय रूप में मुक्त हो जाता है। परागकण की संरचना के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी ये प्रश्न है। सबसे पहले आप इस संरचना को इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए। एक छोटी कोशिका बना दीजिए जिसमें भित्ति की तरफ केंद्रक रहता हो, केंद्रक में एक मध्य भाग में बड़ी कोशिका बनेगी जिसके साथ रिक्तिका का भी निर्माण हो, और उसके बाद इसके चारों तरफ एक अनियमित रूप में इस प्रकार से एक आवरण युक्त संरचना बना लीजिए आप लोग। और इस अनियमित प्रकार की संरचना से बनने वाला जो भाग होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। यह एक परागकण है, अर्थात आपका हेडिंग भी यही है, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना में ध्यान दें, बहुत बार प्रश्न पूछे हुए हैं। सबसे पहले जो सबसे बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है, तो पहला पॉइंट रहेगा परागकण में दो आवरण पाए जाते हैं। एक, नंबर एक बाह्य, या एक कह दो बाह्य आवरण। परागकण में पाए जाने वाले बाह्य आवरण जो खुरदरा है, अनियमित आकार का है, इस प्रकार के आवरण को हम बाह्य चोल कहते हैं। ये जो खुरदरा आवरण बाह्य चोल है, ये एक विशेष प्रकार के रसायन से बना होता है, और इस प्रकार के रसायन को स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये दोनों बुक में है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में भी है, और इसके साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक में भी चैप्टर नंबर 2 में ही मेंशन है, और वहां पर कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। स्पोरोपोलेनिन एक रसायन है जो परागकण के बाह्य चोल में पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि यह संरचना कभी भी किसी भी एंजाइम और रसायन से नष्ट नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती, घुलती नहीं है, और इसी संरचना के कारण ये जो हमारा परागकण है वो जीवाश्म का निर्माण कर सकता है, और उस रसायन का नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो बाह्य चोल का हिस्सा है। और इस बाह्य चोल में वे स्थान जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, उस प्रकार के ऐसे स्थानों को हम जनन छिद्र कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। यानी बाह्य चोल या स्पोरोपोलेनिन में वे सूक्ष्मतम छिद्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता हो, इस प्रकार की संरचनाओं को जनन छिद्र कहते हैं, और जनन छिद्रों से ही पराग नली निकलती है। रही बात जनन छिद्रों की संख्या की,
तो संख्या अलग अलग परागकणों में, अलग अलग जातियों में, विशेष रूप से जाति विशेष पे निर्भर करेगा, अलग अलग होती है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 2 से ज्यादा भी है। दूसरी बात, इसके जस्ट अंदर की तरफ जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं। परागकण की आंतरिक संरचना अंतःचोल कहलाती है। परागकण की अंतः संरचना या आंतरिक स्तर अंतःचोल कहलाता है, इंटाइन कहलाता है। जो ये अंतःचोल या इंटाइन है, ये अंतःचोल या इंटाइन विशेष रूप से आप नोट करें, ये आपके पास में सेलुलोज तथा पेक्टिन रसायनों से बना होगा। किससे बना होगा बताओ? सेलुलोज तथा पेक्टिन। कौन से रसायनों से बनेगा? सेलुलोज तथा पेक्टिन। That can be consist with cellulose and pectin. There is the special type of chemical for the intine. There is the cellulose and pectin. अंतः स्तर सेलुलोज तथा पेक्टिन रसायनों से बना होता है। उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा भाग आता है इसके लिए, वो ये है कि इस परागकण द्विकोशिकीय संरचना, जो बड़ी कोशिका है वो कहलाती है कायिक कोशिका और कायिक कोशिका। लेकिन ध्यान दें, ये कोशिका भी अगुणित होगी, जिसकी संख्या आपके पास में 1 है। मैक्सिमम रिसर्च ये कहते हैं कि कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करती है। और इसके बाद दूसरी जो कोशिका है वो आपके पास में छोटी कोशिका है, भित्ति के साथ है। उस कोशिका को जनरेटिव सेल कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। और ये जनन कोशिका ये भी अगुणित है, जिसकी संख्या भी 1 है। समसूत्री विभाजन से नर युग्मक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी बताओ? नर युग्मक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? नर युग्मकों का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कितने कोशिकीय रूप हुआ बोलो? 2 कोशिकीय रूप आ गया आपके पास में। कितने कोशिकीय बताओ? 2 कोशिकीय रूप है, जिसमें कायिक कोशिका और जनन कोशिका। बट फ्रेंड्स, वन थिंग इज देयर, कुछ ऐसे आवर्त बीजी पादप है जिनमें यही संरचना, सेम स्ट्रक्चर, यही संरचना परागकण जब मुक्त होता है तो 3 कोशिकीय रूप में आ जाता है। एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। तो कुल मिला के कितनी कोशिकाएं हुई? 3 कोशिकाएं हुई। तो ये हुआ आपके पास में परागकण की संरचना। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सामान्यतः कुछ ऐसे पादप हैं जैसे आग, वहां पर जो परागकण होता है वो परागकण एक संयुक्त संरचना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संयुक्त संरचना का, यानी फ्यूज्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जहां पर ये संरचना विशेष होती है, वो आपस में जुड़ी रहती है, एक संयुक्त संरचना। जो ये जुड़ी और संयुक्त, कौन? परागकण। जब परागकण संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को परागपिंड कहते हैं, या इसको पोलेनियम कहते हैं, पोलन पिंड कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक प्रश्न, जैसे ऐसा उदाहरण आप ले सकते हो, आंत में पाया जाता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। दूसरा, इसमें एक और प्रश्न पूछो, कुछ ऐसे पादप होते हैं, ये तो परागकण संयुक्त हुए तब परागपिंड का निर्माण हुआ, पोलेनियम का निर्माण हुआ, पोलन पिंड का। और कुछ ऐसी भी संरचनाएं हैं जिसमें परागकणों की संख्या एक ही भाग में बहुत अधिक या बहुसंख्य होती है, और ऐसी संरचना को बहु परागपिंड कहते हैं, पोलिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पास में 2 अपवाद हुए। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न दूसरा और पूछा जाए, नर युग्म कोद भेद। नर युग्म कोद भेद की अगर बात करें, किसकी? नर युग्म कोद भेद, मेल गैमेटोफाइट। जब आपके पास में ये परागकण है, और इस परागकण में जैसे ये परागकण अंकुरित हो जाता है, और इस परागकण के अंकुरित होते ही ये 2 कोशिकीय रूप से 3 कोशिकीय रूप में आ जाता है। 2 कोशिकीय रूप, कितने कोशिकीय बताओ? 2 कोशिकीय। यही संरचना जब 3 कोशिकीय रूप में आ जाती है, अर्थात आपस में ये जो कायिक कोशिका होती है उसके द्वारा इस प्रकार से एक नलिका नुमा संरचना का निर्माण कर लिया जाता है, और बाकी भाग इसका आवरण बन जाता है।
तो ये तो आपके पास में इसमें पाई जाने वाली कोशिका विशेष के लिए ये तो कौन सी कोशिका हुई बताओ, कायिक कोशिका। लेकिन ध्यान दें पाई जाने वाली कायिक कोशिका भी अगुणित है और ये दोनों संरचनाएं जो ये कहलाती है पराग नली कहलाती है। और पराग नली का शीर्ष पर जो दोनों संरचनाएं अगुणित है इनको बोलते हैं नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मकों की संख्या कितनी हुई, 2। कायिक कोशिका की संख्या कितनी हुई, 1, 2 और 1, 3, 3 संरचनाएं बनी और इस प्रकार की संरचना को अपन कहते हैं नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग चेक कर सकते हैं वो ये है कि पाया जाने वाला ये 2 कोशिकीय संरचना से 3 कोशिकीय संरचना में नर युग्मोद्भिद बना, लेकिन पराग एलर्जी शब्द आता है, बोलो क्या आता है, पराग एलर्जी। वास्तव में पराग एलर्जी क्या है, कुछ ऐसे पादप जैसे चीनोपोडियम, कांग्रेस ग्रास, चिटक चांदनी, ये वो पादप है जिनके परागकण मानव में अति संवेदनशीलता उत्पन्न करते हैं जिसको हम पराग एलर्जी कहते हैं। और पराग एलर्जी से बचने का एक ही तरीका है कि जिन पराग कणों से आपको एलर्जी है उस भाग में जाने से बचें। और तीसरा प्रश्न, कई बार पराग कणों के साथ में पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है और इतनी अधिक मात्रा पाई जाती है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन की मात्रा भी होती है, खनिज लवण भी होते हैं, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। तो विकसित देश इससे पराग सिरप का निर्माण कर रहे हैं, पोलन सिरप कहते हैं, पोलन कैप्सूल बनाए जाते हैं जो पोषण के रूप में लिए जाते हैं। और एक शब्द और आता है जिसको पराग पोषण कहते हैं। और तीसरा शब्द इसमें आता है जनन द्रव्य का क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में पाया जाने वाला भाग विशेष है उसमें को माइनस जनन द्रव्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तथा द्रव नाइट्रोजन पर उसको संग्रह करना, कौन से रूप में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड और द्रव नाइट्रोजन पर जनन द्रव्य का संग्रह करना क्रायो प्रिजर्वेशन या अति निम्न ताप संग्रहण कहलाता है। तो ये है आपके पास में नर संरचना। वापस सबसे पहला आपके पास आता है उमंग, उमंग के प्रत्येक भाग को पुंकेसर, पुंकेसर में 3 भाग, परागकोश, योजी, पूतंतु। परागकोश की संरचना लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु पर्ण की संरचना 4 स्तर, बाह्य स्तर, अंतर स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम, टेपिटम 2 प्रकार का, अमीबीय प्रकार और कोशिकी अमीबीय प्रकार या स्त्रव या ग्रंथिल प्रकार। उसके बाद हमारे पास में अगला प्रश्न था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के बाद में लघु बीजाणुओं का व्यवस्थाक्रम, परागकोश का प्रस्फुटन, परागकोश के प्रस्फुटन के बाद में परागकण का परिवर्तन, परागकण के परिवर्तन के बाद परागकण की संरचना, परागकण की संरचना के बाद हमारे पास आता है नर युग्मोद्भिद की संरचना, उसके बाद में प्रोयूबिस्काय, यूबिस्काय, पोलन पिंड और उसके बाद में बहु पिंड और लास्ट में आपके पास में पराग एलर्जी, पराग पोषण, क्रायो प्रिजर्वेशन। नाउ दिस टाइम we have discussed about one more part, that is the female reproductive part of the flower। पुष्प में पाए जाने वाली मादा जननांग संरचना की बात करें, किसकी बोलो, पुष्प में पाई जाने वाली मादा जननांग संरचना। पुष्प की मादा जननांग संरचना में विशेष रूप से मादा जननांग, पुष्प में पाए जाने वाला सबसे आंतरिक चक्र मादा जननांग जिसको आप कहते हो उसे हम लोग कहते हैं जायांग, और जायांग को प्रदर्शित करते हैं जी से गायनोशियम। जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं, बोलो क्या कहोगे, स्त्री केसर, या इसको दूसरे शब्दों में अंडक कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। अब रही बात अंडकों की संख्या के आधार पर, अंडक या स्त्री केसर के भाग की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले इनके भागों की संख्या हमारे पास में मूल रूप से 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग कहलाता है वर्तिका और तीसरा भाग कहलाता है अंडाशय, और उसमें पाई जाने वाली संरचना कहलाती है बीजांड कहलाती है। एक है वर्तिकाग्र, एक है वर्तिका, एक अंडाशय और दूसरा उसके साथ में पाई जाने वाली संरचना कहलाती है बीजांड।
अगले अगर इस रचना संबंध के रूप में अगर अपन बात करेंगे तो स्पेशली आपके पास में पाए जाने वाले अंडकों की संख्या कितनी है। अगर पूरे भाग में पाए जाने वाले अंडक एक ही है तो इस प्रकार की इस रचना को एक का अंडक भी कहते हैं, मोनोकार्पलरी कहते हैं। और मोनोकार्पलरी की स्थिति जो पाई जाती है वो लेग्यूम पादपों में पाई जाती है, यानी एक भाग में सिर्फ एक ही अंडक पाया जाता है, एक इस तरीके से भाग पाया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में बहुअंडपी। बहुअंडपी का मतलब ये होता है मल्टी कार्पलरी, जहां पर पाए जाने वाले अंडकों की संख्या या इस तरीके से भागों की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। एक संरचना हमारे पास में कहलाती है वो संयुक्त अंडपी कहलाती है, सिनकार्पस कहलाती है। मींस इस तरीके से भागों की संख्या तो एक से अधिक है, लेकिन ये इस तरीके से भाग आपस में जुड़े हुए होने के कारण इसको संयुक्त अंडपी या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको सिनकार्पस के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए है अफीम, या दूसरे शब्दों में ओपियम कहते हो, वो आपके पास में संयुक्त अंडपी या सिनकार्पस का एग्जाम्पल है। नंबर 3 पे संयुक्त अंडपी के बाद में एक आता है पृथक का अंडपी। अगर हम लोग बात करें पृथक का अंडपी यानी एपोकार्पस, मतलब ये हुआ कि पाए जाने वाले अंडकों की संख्या एक से अधिक होगी लेकिन वो अलग अलग पाई जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है मॉर्चेला। इसके अंदर अंडक तो एक से ज्यादा लेकिन वो पृथक पृथक रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा जायांग। जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। स्त्री केसर या अंडक में 3 भाग हो जाएंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में जो दानेनुमा संरचना होगी वो बीजांड कहलाती है, ओव्यूल्स कहते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। और अंडकों की संख्या कितनी है, एक है तो एक अंडपी, एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। लेकिन बहुअंडपी में वापस दो स्थितियां आएगी, एक संयुक्त अंडपी और एक पृथक अंडपी। संयुक्त अंडपी का मतलब ये हुआ कि पाए जाने वाले अंडक पृथक पृथक पाए जाते हैं, जैसे आपके पास में मॉर्चेला, एनसीईआरटी और इन आपके पास में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों में कॉमन पॉइंट है ये। और यहाँ पर संयुक्त अंडपी का उदाहरण अफीम दे रखा है और उधर आपके पास में मॉर्चेला दे रखा है। धन्यवाद। बाकी जो भी पॉइंट्स होगा उस पर बात करेंगे कल।